नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लास में हमने केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की थी। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। कार्यपालिका का एक और हिस्सा हमने कार्यपालिका के शुरू में राष्ट्रपति को पढ़ा, उसके बाद में हमने मंत्री परिषद को पढ़ा। अब हम प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से कैसे कौन कौन से प्रावधान संविधान में किए गए हैं, उन सभी के चर्चा को इस क्लास में हम करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आप जानते हैं कि भारत में चूंकि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। संसदीय प्रणाली में चूंकि दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो तो भारत में, अगर हम इसका उदाहरण देखें तो भारत में इसका उदाहरण है राष्ट्रपति, जबकि भारत में वास्तविक कार्यपालिका का अगर उदाहरण देखें तो वो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अर्थात संविधान में सारी पावर्स वो राष्ट्रपति के नाम से दी गई है कि राष्ट्रपति उनका यूज़ करेगा, लेकिन वास्तव में उनका यूज़ प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो भारत में चूंकि संसदीय शासन प्रणाली है, तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो असल में वास्तविक कार्यपालिका होता है, वास्तव में उन शक्तियों का वो यूज़ करता है जो राष्ट्रपति के नाम से दी गई है। आर्टिकल 74(1) हमने पिछले क्लास में पढ़ा ही था, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मतलब ये कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो एक मंत्री परिषद होगी उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अर्थात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा मंत्री परिषद के साथ, जो भी वो काम करेगा उस संदर्भ में। तो ये वास्तविक कार्यपालिका है। आप इस तरीके से इसे थोड़ा सा समझ सकते हैं वास्तविक कार्यपालिका के रूप में। हमने मंत्री परिषद पढ़े, वहाँ पे 2 आर्टिकल्स हमने पढ़े थे मंत्री परिषद में, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। लेकिन प्रधानमंत्री जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ हमें इन 2 आर्टिकल्स को तो पढ़ना ही है, साथ में एक आर्टिकल और हमें पढ़ना पड़ेगा 78। ये 3 आर्टिकल्स हैं जिनमें प्रधानमंत्री के बारे में सारी बातें, सारी चर्चा की गई है। पहली बात यह कि प्रधानमंत्री पद को स्थापित कौन से आर्टिकल में किया गया, तो प्रधानमंत्री पद को स्थापित किया जाता है आर्टिकल 74 में, जिसमें प्रधानमंत्री को स्थापित किया जाता है मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में, क्योंकि कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति पद को स्थापित किया गया मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में आर्टिकल 74(1) में। 74(2) आपको याद होगा, हालांकि प्रधानमंत्री से उसका संबंध नहीं है, लेकिन आपको वो कितना याद है इस बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 74(2) क्या कहता है? वो कहता है कि इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जा सकती कि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी या नहीं दी, और यदि दी तो क्या दी। ये आर्टिकल 74(2) था। तो आप थोड़ा सा पहले आप लिखें, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए प्रधानमंत्री, लिखें इसमें। चूंकि भारत लिखें आप इसमें, संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में, संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। लिखें अगली पंक्ति में। लिखें, चूंकि भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, चूंकि भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः भारत में भी कार्यपालिका 2 प्रकार की है। भारत में भी कार्यपालिका 2 प्रकार की है। लिखिए अगली पंक्ति में, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है।
जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। ठीक है, तो 3 आर्टिकल 74, 75 और 78 की हम बात करेंगे। एक लाइन छोड़ के आप लिखें आगे। अनुच्छेद 74(1) में, अनुच्छेद 74(1) में प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में या मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में, अनुच्छेद 74(1) में प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है। देखें, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, और नियुक्ति के बारे में बात करता है आर्टिकल 75(1), जैसा कि आप कल क्लास में देख ही चुके हैं। आर्टिकल 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। यह आर्टिकल 75(1) ने कहा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आगे की बात है, उसका संबंध मंत्रियों से है, तो हम केवल इसकी एक पहली वाली बात की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये बात कहता है आर्टिकल 75(1). अब चूंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो इसमें 2-3 बातें तो खास तौर से आप समझना। एक बात तो आप ध्यान रखना, एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन में नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत या चयनित, क्या होता है? तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं तो वो निर्वाचित होता है, जबकि ध्यान रखें प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं होते, वो निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नहीं होता। चुनाव तो उसका एक सांसद के रूप में होता है, बल्कि प्रधानमंत्री का तो नियुक्ति होता है, क्योंकि लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर रहा है तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। ठीक है, यहाँ आगे एक लाइन और कही गई कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। मतलब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा जिस बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे। ध्यान रखें, मतलब ये कि मंत्रियों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो इसमें ये नहीं कहा गया कि वो किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। लेकिन चूंकि हमने संसदीय मॉडल अपनाया, ब्रिटिश मॉडल को अपनाया है, तो हमारे यहाँ पे ये अंडरस्टूड बात है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे संसद के निम्न सदन, मतलब कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता या बहुमत के गठबंधन के नेता को वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि जब मान लीजिए किसी भी दल को या किसी भी गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, और यदि ऐसी स्थिति आ गई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा और वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसे लगे कि यह बहुमत सिद्ध कर सकता है, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा। ये एक व्यवहारिक दशा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़, थोड़ा सा बात समझिए आप। ये आर्टिकल 75(1). लेकिन आप मुझे एक बात और बताएं, क्या राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है जो संसद का सदस्य है ही नहीं? क्या वो कर सकता है ऐसा? तो आर्टिकल 75(5) की जो बात मंत्रिपरिषद पे, मंत्रियों पे लागू थी, वो प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है। मतलब ये कि ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो नियुक्ति किए जाते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। ऐसा संभव है, लेकिन ज़रूरी उसके लिए यह है कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति से 6 माह की अवधि में वो संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता वो ग्रहण करे। ये उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, मतलब ये कि कोई व्यक्ति बगैर संसद का सदस्य बने अधिकतम 6 माह तक प्रधानमंत्री रह सकता है। हमारे यहाँ 2 बार ऐसा हुआ कि जब किसी व्यक्ति को बगैर संसद का सदस्य बनाए हुए ही, कोई व्यक्ति बिना सांसद बने ही
वो प्रधानमंत्री बन गया। एक तो थे पीवी नरसिम्हा राव, जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, हालांकि बाद में वो लोकसभा की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। और ठीक ऐसे ही 1996 में फिर एच.डी. देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो वो भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में वो राज्यसभा के सदस्य बने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस बात को। चलिए, यहाँ पे आप थोड़ा पहले लिखें, उसके बाद थोड़ा सा इसमें और आगे समझते हैं हम। लिखें नियुक्ति अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(1) लिखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लिखें इसमें, लिखें अगली पंक्ति में, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, लिखिए अगली पंक्ति में, लेकिन यदि किसी भी दल अथवा गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो, लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो उसके मतानुसार लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है, जो उसके मतानुसार लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है। ठीक है, लिखें अगली पंक्ति में, लिखिए प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। लिखें अगली पंक्ति में, लिखें लेकिन प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के समय, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के समय यह आवश्यक नहीं है कि वह उस समय संसद का सदस्य हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह उस समय संसद का सदस्य हो, लेकिन ऐसी स्थिति में नियुक्ति तिथि से 6 माह की अवधि में उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। संसद की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद देखें, लिखें अर्थात कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने, अर्थात कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने अधिकतम 6 माह तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। एक आर्टिकल लिख लीजिए साथ में अगली पंक्ति में, आर्टिकल 75(5), वही जो हमने मंत्रिपरिषद में लिखा था। लिखे वे मंत्री जो निरंतर 6 माह तक संसद के सदस्य नहीं होंगे,
नहीं होंगे, इस अवधि के उपरांत मंत्री नहीं होंगे, मंत्री नहीं होंगे। ये आप लिख लीजिए, ये 75.5। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए एक बात और देखें आगे, एक बात और लिखें आगे, अगली पंक्ति में लिखें, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो नियुक्ति के समय संसद के सदस्य नहीं थे, संसद के सदस्य नहीं थे। लिखें आप, 1 नंबर लगा के लिखें, पीवी नरसिम्हा राव, और दूसरा लिखें एचडी देवेगौड़ा। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा। चलिए एक बात और आगे हम समझते हैं थोड़ा सा। वो एक बात और ये है कि देखिए, भारत में जो प्रधानमंत्री का जो पद हमने लिया, वो पद हमने लिया कहाँ से? हम प्रभावित जो हुए वो ब्रिटिश संविधान से हुए, ब्रिटेन के संविधान से हुए। तो भारत का प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री के जैसा ही है लगभग, उसका पद उससे एकदम सिमिलर है। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, उससे वो थोड़ा सा अलग भी है। कैसे अलग है वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ब्रिटेन में देखिए प्रधानमंत्री है, उसके लिए ज़रूर ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, चूँकि वहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन वहाँ पे ये है कि ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन की संसद जो है पार्लियामेंट, यहाँ ब्रिटेन की हम बात करते हैं, भारत की वहाँ बात करते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एक है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये ध्यान रखें, भारत में संसद है और संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, ठीक वैसे ही जैसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है निम्न सदन, और एक है राज्यसभा, ठीक वैसे ही जैसे वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उच्च सदन। ठीक है, जो स्थिति इसकी यहाँ पे है वो स्थिति भारत में लोकसभा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए ज़रूरी है कि वह हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य हो। मतलब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हाउस ऑफ लॉर्ड्स से नहीं हो सकता, कभी किसी सूरत में नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि वह हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना ज़रूरी है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। भारत के अब तक के ऐसे प्रधानमंत्री, जो ज़्यादातर प्रधानमंत्री तो लोकसभा के ही रहे लगभग, लेकिन अब तक 4 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है इंदिरा गांधी का, दूसरा नाम आता है, वो आता है एचडी देवेगौड़ा, तीसरा नाम आता है, वो आता है इंद्र कुमार गुजराल का, और चौथा नाम आता है, वो आता है मनमोहन सिंह का। ये 4 प्रधानमंत्री अब तक ऐसे हुए हैं जो संसद के उच्च सदन के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर
एक पंक्ति छोड़ के लिखें जो आपने पहले लिखा था उसके आगे, कि भारत में प्रधानमंत्री का पद ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। भारत में प्रधानमंत्री का पद ब्रिटिश प्रधानमंत्री से प्रभावित है, ये लिख लीजिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री से प्रभावित है। मतलब उसकी पावर्स वो सारी लगभग उससे के समानांतर है, उसके जैसी है, प्रभावित है। आगे अगली पंक्ति में लिखें, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री से थोड़ी सी कुछ असमानताएं भी रखता है। भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कुछ असमानताएं भी रखता है, असमानताएं भी रखता है। लिखें अगली पंक्ति में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह हाउस ऑफ कॉमन्स का ही कि वह हाउस ऑफ कॉमन्स अगर हिंदी में लिखें तो ऐसे लिख लीजिए, हाउस ऑफ कॉमन्स। इंग्लिश में लिखें ऐसे लिख लीजिए, और कोष्टक में आगे जरूर लिखना निम्न सदन, ये जरूर लिखना, का सदस्य हो। आवश्यक है कि वह हाउस ऑफ कॉमन्स कोष्टक में निम्न सदन का सदस्य हो। जबकि भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अर्थात भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है, किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है, किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है। लिखें अगली पंक्ति में, अब तक भारत के 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, अब तक भारत के 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। लिखें, 1 नंबर पर लिखें इंदिरा गांधी, दूसरा लिखें एच.डी. देवेगौड़ा, तीसरा लिखें इंद्र कुमार गुजराल और चौथा लिखें मनमोहन सिंह। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। यहाँ तक ठीक है? बढ़े आगे। ये यहाँ तक है। आगे एक बात और देखें, प्रधानमंत्री की शपथ की बात तो ठीक वही आर्टिकल 75(4) जो कहता है राष्ट्रपति दिलाएगा, तीसरे अनुच्छेद में मंत्री जो शपथ लेता है ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री लेता है। आर्टिकल 78 में एक बहुत खास बात है, वो कहता है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में, कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या हैं। आर्टिकल 78 और इसके 3 क्लॉज हैं। आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि, उसके बाद में 3 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज पहला कर्तव्य, दूसरा क्लॉज दूसरा कर्तव्य और तीसरा क्लॉज तीसरा कर्तव्य। 78 में 3 कर्तव्य दिए गए हैं प्रधानमंत्री के, और कौन कौन से कर्तव्य होंगे वो देखें आप कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या हैं। पहला कर्तव्य यह है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह
संघ सरकार के, केंद्र सरकार के जितने भी प्रशासनिक और विधायी प्रस्तावनाओं वाले जितने भी जो मामले हैं, उनकी सूचना वो किसको देगा? उनकी सूचना वो राष्ट्रपति को देगा, मतलब राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। ये भाषा है कि वो इनके बारे में राष्ट्रपति को संसूचित करेगा, मतलब इनकी सूचना राष्ट्रपति को देगा। ये समझिए आप। दूसरा कहा गया कि संघ की ये जितने भी प्रशासनिक और विधायी प्रस्तावनाओं से संबंधित जितने भी मामले हैं, इनके बारे में, मतलब प्रशासनिक और विधायी प्रस्तावनाओं संबंधित जितने भी मामले हैं, इनके बारे में राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगता है, वो सूचना प्रधानमंत्री वो किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा, वो सूचना उपलब्ध करवाएगा। ये दूसरा कर्तव्य है। तीसरा यह है कि यदि किसी मामले पर किसी मंत्री ने तो क्या कर लिया है, किसी मंत्री ने किसी मामले पर विचार कर लिया, लेकिन अभी तक उस मामले पर मंत्री परिषद ने अभी तक विचार नहीं किया है। किसी मंत्री ने तो उसके ऊपर, किसी विभाग से संबंधित मामला है ना, तो उससे संबंधित मंत्री ने तो उसके ऊपर विनिश्चय कर लिया है, लेकिन मंत्री परिषद ने उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के आग्रह पर क्या करेगा? प्रधानमंत्री उस मामले को मंत्री परिषद के विचार हेतु प्रस्तुत करेगा। तो क्या करेगा? प्रधानमंत्री वो जो मामला था, उस मामले को मंत्री परिषद के विचार हेतु प्रस्तुत करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के आग्रह पर, राष्ट्रपति के कहने पर। तो ये 3 कर्तव्य हैं उसके। पहला कर्तव्य, केंद्र के प्रशासनिक और विधायी मामलों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। दूसरा, केंद्र के प्रशासनिक और विधायी उन मामलों की जो जानकारी राष्ट्रपति को देगा जो उससे मांगे। और तीसरा, यदि किसी मंत्री ने किसी मामले पर विचार कर लिया हो, लेकिन मंत्री परिषद ने उस पर नहीं किया हो विचार, तो राष्ट्रपति के आग्रह पर वह उस मामले को मंत्री परिषद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करेगा। तो लिखिए आप, प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 लिखिए आप। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि, डेस्क करिए, 1 नंबर लगाइए। 3 ही कर्तव्य हैं। कई बार पूछा गया है प्रधानमंत्री के कितने कर्तव्य हैं, तो प्रधानमंत्री के ध्यान रखें 3 ही कर्तव्य हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि 1 नंबर लगाएं और 1 नंबर लगा के लिखें उसमें, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी, या फिर लिख लीजिए सीधे प्रशासनिक, लीजिए एक ही बात है, प्रशासनिक और विधायी, ये लिख लीजिए, संघ के कार्यकलाप के प्रशासनिक और विधायी प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। प्रस्तावनाओं संबंधी सभी निर्णयों, मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा कि मंत्री परिषद ने इस बारे में और इस बारे में जो जो निर्णय लिए हैं, इनकी सूचना वो क्या देगा? राष्ट्रपति को देगा। इसीलिए प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद और राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच में क्या माना जाता है कि ये दोनों के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि उसने मंत्री परिषद के जो निर्णय है ना, प्रशासनिक और विधायी निर्णय जो भी, उनकी सूचना किसको दी? राष्ट्रपति को दी। तो संघ के कार्यकलाप संबंधी प्रशासनिक और विधायी मामलों की मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। दूसरा लिखें, संघ के कार्यकलाप संबंधी
संघ के कार्यकलाप के प्रशासनिक और विधायी, संघ के कार्यकलाप के प्रशासनिक और विधायी, संघ के कार्यकलाप के प्रशासनिक और विधायी मामलों की जो जानकारी राष्ट्रपति, संघ के कार्यकलाप के प्रशासनिक और विधायी मामलों की वह जानकारी जो राष्ट्रपति मांगे वह उसे प्रदान करेगा, वह उसे उपलब्ध करवाएगा। ये लिख लीजिए, वह उसे उपलब्ध करवाएगा। और तीसरा लिखें कि यदि किसी मामले पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो, किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो लेकिन अभी उस पर मंत्री परिषद ने विचार न किया हो, मंत्री परिषद ने विचार न किया हो, तो राष्ट्रपति के आग्रह पर वह उस मामले को मंत्री परिषद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करेगा। ये 3 कर्तव्य हैं प्रधानमंत्री के। देखिए, प्रधानमंत्री में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रधानमंत्री की असल में मंत्री परिषद में स्थिति क्या है, क्या उसकी उसकी स्थिति क्या है। जैसे असल में मंत्री परिषद की में प्रधानमंत्री की स्थिति, प्रधानमंत्री की स्थिति, क्या पावर है उसके पास, मंत्री परिषद में वो असल में क्या स्थान रखता है। तो देखिए, 2 विचारक हुए, एक तो लॉर्ड मॉर्ले और एक विचारक और हैं, और वो विचारक लॉर्ड मॉर्ले तो कहते हैं असल में कि प्रधानमंत्री क्या है, असल में प्रधानमंत्री की स्थिति समकक्षों में प्रथम के समान है। समकक्षों में प्रथम का मतलब है सभी मंत्री हैं वो बराबर हैं, प्रधानमंत्री उनमें पहला है, बस कोई विशेष नहीं है, प्रधानमंत्री पहले नंबर पर है, बस इतना ही है। बाकी उसकी स्थिति अन्य मंत्रियों से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक और विचार है, और वो विचार ये कहता है कि असल में प्रधानमंत्री की स्थिति मंत्री परिषद में समकक्षों के में प्रथम के बराबर नहीं है, प्रथम के समान नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और उसकी स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे कि नक्षत्रों के बीच चंद्रमा की है। जैसे बहुत सारे तारे हैं आसमान में, लेकिन चंद्रमा की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक वैसे ही मंत्री परिषद में मंत्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की स्थिति उनमें केंद्रीय भूमिका में होता है प्रधानमंत्री। तो वो जो दूसरा विचार है, वो उनके विचारक, देखें उनका विचारक का नाम थोड़ा सा मैं ध्यान से भूल रहा हूँ, याद आ जाएगा अभी। वो कहते हैं नक्षत्रों के बीच चंद्रमा। नक्षत्रों के बीच चंद्रमा मानते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति मंत्री परिषद में ऐसी है। ये कहते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये कहते हैं केंद्रीय भूमिका में है प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए इनका नाम है नाम याद आ जाएगा, एक बार आप लिखें थोड़ा। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति, लॉर्ड मॉर्ले लिखें समकक्षों में प्रथम, और लॉर्ड मॉर्ले समकक्षों में प्रथम,
और ये एक बार खाली जगह रख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, आगे हम इसको लिख लेंगे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा। ठीक है, चलिए देखिए मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, इसको हम थोड़ा सा बिंदुओं में समझते हैं। जब आप इसको थोड़ा सा समझेंगे, पढ़ेंगे, तब आप पाएंगे कि असल में प्रधानमंत्री की स्थिति ठीक ऐसी ही है, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। और हालांकि ज़्यादा डिपेंड इस बात पे भी करता है कि खुद प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, लेकिन वास्तव में इसकी स्थिति ऐसी ही होती है, नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान ही होती है। और इसके कई एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। कई बात करें हम तो देखिए मंत्री असल में प्रधानमंत्री के अंडर में काम करते हैं, अधीनस्थ काम करते हैं और दबे हुए रहते हैं। प्रधानमंत्री तो उनके ऊपर पूरी तरीके से, उसका आभामंडल बहुत बड़ा है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। जैसे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किस व्यक्ति को प्रधानमंत्रियों के रूप में नियुक्त करेगा? जिसके बारे में प्रधानमंत्री उसे कहेगा। तो मतलब मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। केवल वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है जिसके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो बगैर प्रधानमंत्री की इच्छा के, बगैर प्रधानमंत्री की सहमति के कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। दूसरी बात ये कि किसी मंत्री को यदि पद से हटाना है तो पद से हटाने के लिए भी राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह से हटाता है? प्रधानमंत्री की सलाह से हटाता है। तो मंत्री वैसे ही प्रधानमंत्री के अधीनस्थ हो जाएंगे, उसके ऊपर प्रधानमंत्री का प्रभाव रहेगा। तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का प्रभाव मंत्रियों पर इस रूप में भी है कि विभागों का बंटवारा जो विभिन्न मंत्रियों के बीच में किया जाता है, तो वो विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अपनी मर्जी से कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये पूर्णतया प्रधानमंत्री का निर्णय होता है। फिर न केवल बंटवारा बल्कि विभागों में परिवर्तन, विभागों में फेरबदल, वो जब चाहे एक मंत्री से उसका विभाग छीनकर दूसरे मंत्री को दे सकता है, ऐसा कर सकता है। वो जब चाहे तब किसी से मानव संसाधन मंत्रालय छीनकर उसे कपड़ा मंत्रालय दे सकता है। तो वो उसका खुद का आउटलुक है। तो मंत्रियों पर उसका प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखिए इसके अलावा हम अगर और बात करें मंत्रियों पर प्रधानमंत्री के उसकी प्रभाव की, तो आप यूँ समझिए कि मंत्रियों में विभिन्न प्रकार के जो मंत्री हैं उनमें समन्वय का काम कौन करता है? सामंजस्य का काम, कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? मंत्री परिषद में समन्वय बनाने का काम, वो काम भी किसका है? प्रधानमंत्री उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है विभिन्न मंत्रियों में, ताकि विभिन्न प्रकार के विभागों में, क्योंकि सभी विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए कहीं ना कहीं, तो वो पूरा शासन एक रूपता में एकजुट होकर बना रहे, एक जगह पे एक डोरी में कसा रहे, तो प्रधानमंत्री ये काम करता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और बात करें मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति की, तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठकों की जितनी भी अध्यक्षता है वो कौन करता है? वो भी प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना आप, और वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए किसी मंत्री की मृत्यु हो गई, तो किसी मंत्री की मृत्यु होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव केवल ये पड़ेगा कि उस मंत्री की जगह दूसरे मंत्री को नियुक्त कर दिया जाता है, या किसी मंत्री ने त्यागपत्र दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे मंत्री को उसकी जगह नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की स्थिति केंद्रीय इस रूप में भी है कि यदि किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या उसने त्यागपत्र दे दिया, तो केवल प्रधानमंत्री का पद ही समाप्त नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ये क्या हो जाएगी? ये भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर या उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, भंग हो जाती है। ये उसकी केंद्रीय स्थिति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर पूरी मंत्रिपरिषद वो समाप्त हो जाती है, ये ध्यान रखें आप। तो लिखिए आप मंत्रिपरिषद में पीएम, ये तो आपने लिख लिया था,
यहाँ लिखें कौन कौन से बिंदु, 1 नंबर पे लिखें मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ, इनका नाम मुझे याद आ गया, देखो यहाँ पे ये नाम है विलियम हारकोर्ट। विलियम हारकोर्ट, इन्होंने कहा है नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। हाँ लिखिए मंत्रियों की नियुक्ति, तो मंत्रियों की नियुक्ति में ध्यान, इसमें क्या लिखना है आपको, मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा लिखें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के माध्यम से किसी मंत्री को पद से हटवा सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के माध्यम से किसी मंत्री को पद से हटा सकता है। तीसरा लिखें विभागों का बंटवारा, या ये लिख लीजिए विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री का निर्णय होता है। विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री का निर्णय होता है। फिर चौथा लिखें प्रधानमंत्री विभागों में फेरबदल कर सकता है, फेरबदल कर सकता है। फिर लिखें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में समन्वय स्थापित करता है। तो समन्वय करेगा मतलब कंट्रोल है उसका उनके ऊपर, सबके ऊपर कोऑर्डिनेट करता है उनको। फिर लिखें मंत्रिमंडल की अध्यक्षता या मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता, एक ही बात है। असल में मंत्रिपरिषद की बैठकें नहीं होती, पूरी मंत्रिमंडल की बैठकें ही होती हैं और उसकी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, मतलब कैबिनेट की होती है बैठक असल में। फिर लिखें आप प्रधानमंत्री के त्यागपत्र अथवा उसकी मृत्यु की स्थिति में, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र अथवा उसकी मृत्यु की स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखें भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। (1947) से लेकर 1964 तक, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 देश के प्रधानमंत्री रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सबसे ज्यादा अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। लिख सकते हैं सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री। इसके अलावा प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए डेथ हो गई, ये प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें नेहरू की, तो ये देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं थे बल्कि देश के पहले विदेश मंत्री भी थे। बल्कि जब तक ये जीवित रहे उन्होंने विदेश मंत्रालय हमेशा अपने पास रखा, विदेश मंत्री रहे ये। और यही वजह है कि विदेश मंत्री चूंकि ये थे तो भारत की विदेश नीति पर इनका व्यापक प्रभाव था। भारत की विदेश नीति पर नेहरू का प्रभाव बहुत व्यापक रूप से पड़ा, बल्कि वर्तमान समय में भी अब तक भी है। बहुत सारे तत्व हैं जो उनके द्वारा स्थापित किए गए विदेश नीति के और उनका प्रभाव उन पे है। तो भारत की विदेश नीति के जनक वो विदेश नीति आदर्शवादी विदेश नीति थी। युद्ध में यकीन नहीं करने वाली विदेश नीति थी, बल्कि शांति के साथ रहते हुए विकास करने की विदेश नीति वो इनकी थी। तो आदर्शवादी विदेश नीति उन्होंने अपनाई, जिसके तहत
आप पंचशील का सिद्धांत आदर्शवादी विदेश नीति का एक नमूना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन हम कह सकते हैं वो एक उसी का एक नमूना है। फिर हम अगर बात करें, हम इतने डिप में नहीं जाएंगे यहाँ पे, ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पारित नहीं हुआ, वो लाया गया। और ये अविश्वास प्रस्ताव लाया कब गया? ये लाया जाता है 1963 में। और किसके द्वारा लाया गया? ये लाया जाता है JB कृपलानी, उन्होंने इसे पेश किया, जो खुद पहले कांग्रेस में थे। JB कृपलानी के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया। ये सबसे पहली बार ऐसा होता है कि प्रस्ताव लाया जाता है, हालांकि वो पारित नहीं हुआ। तो लिख लें आप इसमें सब सारी बातें। प्रथम प्रधानमंत्री, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, प्रथम विदेश मंत्री। फिर लिखे भारत के विदेश नीति के जनक। इनकी विदेश नीति आदर्शवादी विदेश नीति थी, वो न लिखें तो भी चलेगा। फिर लिखें पहले प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, हालांकि वह पारित नहीं हुआ, हालांकि वह पारित नहीं हुआ। कोष्टक में लिख लीजिए 1963 में JB कृपलानी द्वारा, 1963 में JB कृपलानी द्वारा। अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। हालांकि नेहरू की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था गुलजारीलाल नंदा को, लेकिन फिर प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये बनते हैं 1964 से लेकर 1966 तक। इनके समय में, अच्छा नेहरू के समय में आपातकाल भी लगा था पहली बार 1962 में। लाल बहादुर शास्त्री के समय में क्या होता है, नेहरू के समय में भारत चीन युद्ध भी हुआ। ठीक है, इनके समय में एक बात तो ये हुई कि भारत पाक युद्ध हुआ। (1965) वाला। और दूसरी बात ये हुई कि ताशकंद समझौता हुआ। वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। 10 जनवरी 1966 को समझौता होता है, और ये समझौता दो लोगों के बीच हुआ। एक तो थे पाकिस्तान की ओर से, भारत की ओर से तो कौन थे, क्योंकि भारत पाक के बीच हुआ। भारत की ओर से तो थे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की ओर से थे जनरल अयूब खान। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ। और ये समझौता किसने करवाया, इसके बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका जो निभाई, वो निभाई थी सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिजिन। उनकी मध्यस्थता से ये समझौता होता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये लाल बहादुर शास्त्री के काल की बात है। 10 जनवरी 1966 को ये समझौता होता है, और जस्ट उसके अगले दिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। तो ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अब लिखें भारत पाक युद्ध 1965, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966। ये तो लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। ताशकंद समझौते में लिख लीजिए, यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष जनरल अयूब खान के बीच हुआ। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष जनरल अयूब खान के बीच हुआ। जनरल अयूब खान के बीच, आगे लिख लीजिए, जनरल अयूब खान के बीच सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिजिन की मध्यस्थता से हुआ। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिजिन की मध्यस्थता से हुआ। लिखिए अगली पंक्ति में,
दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, कोष्टक में लिख लीजिए 11 जनवरी 1966 ताशकंद। 11 जनवरी 1966 ताशकंद। चलिए आगे देखिए, एक नोट लिखें और नोट लिख लीजिए गुलजारी लाल नंदा। लिख लीजिए, इसमें लिखें नेहरू और शास्त्री दोनों की ही मृत्यु के बाद दोनों बार, नेहरू तथा शास्त्री दोनों की ही मृत्यु के बाद दोनों बार गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। दोनों बार गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम तीसरे प्रधानमंत्री, और वो रही इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी रही थी 1966 में बनी, 1977 तक रही। बहुत खींचतान रही इस समय, लेकिन अंततः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। और जिस समय वो बनी वो राज्यसभा के सदस्य थी, तो ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री तो थी ही, देश की पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा के सदस्य थी। तो पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, साथ लिख लीजिए। फिर पहली ऐसी प्रधानमंत्री जो राज्यसभा की सदस्य रही, राज्यसभा की सदस्य थी। एक बात। दूसरी बात, फिर इसमें देखें और कुछ चीज़ें और समझिए कि इनके समय में क्या क्या हुआ। एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। कौन से वाला? 1971 वाला, मतलब बांग्लादेश वाला। बांग्लादेश का निर्माण हुआ इस समय। ये इंदिरा गांधी का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और बहुत महत्वपूर्ण देन कह सकते हैं देश को, कि पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग करते हुए पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश के रूप में वर्तमान में जाना जाता है। दूसरी बार आपातकाल लगा, पहली बार नेहरू के समय में लगा, और ये दूसरी बार आपातकाल कब लगा? वो 3 दिसंबर 1971 को लगा। इनके समय में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ इस समय कि भारत और सोवियत संघ के बीच एक संधि होती है। वो कौन सी संधि? सैनिक संधि। और ये सैनिक संधि कितने वर्ष तक के लिए? 20 वर्ष तक के लिए, 20 वर्षीय। ये खास बात ध्यान रखें, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थक था, बल्कि उसके जनक देशों में भी एक देश था। 1961 में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्थापित किया गया था, उसमें यह था कि भारत गुटनिरपेक्ष जो भी देश होंगे वो किसी भी देश के साथ सैनिक संधि नहीं करेंगे, लेकिन हमने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी ने यह कदम उठाया और सैनिक संधि की 1971 में। ये ध्यान रखें, ये घटना कब की है? 1971 की, और 20 वर्षीय सैनिक संधि की। और इसी संधि का परिणाम रहा कि 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका द्वारा उसकी मदद करने की संभावना बहुत ज़्यादा थी, हमने उस समय सोवियत संघ के साथ संधि करके और पाकिस्तान की उन संभावनाओं को हमने एकदम परास्त कर दिया कि उसे इस बात की आशा थी कि अमेरिका उसकी मदद करेगा। लेकिन सोवियत संघ के साथ चूंकि हमने संधि कर ली थी, तो अमेरिका ने ऐसी कोई रिस्क नहीं ली और पाकिस्तान की मदद नहीं की। तो सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय सैनिक संधि वो 1971 में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य इनके समय में। फिर देखें शिमला समझौता, हालांकि 1972 में हुआ, वो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। शिमला समझौता 1972, 3-4 जुलाई 1972 इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच समझौता होता है। ठीक है,
हालांकि बताना चाहें तो बहुत सारा लंबा प्रक्रम वो है, बहुत सारी लंबी कहानियां हैं, कैसे कैसे बांग्लादेश युद्ध कैसे हुआ, कौन शेख मुजीब वहाँ बांग्लादेश में कर रहे थे नेतृत्व, बांग्लादेश के लोगों का, जनता का चुनाव हुए वहाँ पे मुजीब की पार्टी को सीटें मिल गई, बहुमत मिल गया पूरे पाकिस्तान में, लेकिन उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। एक लंबी कहानी है। इसके अलावा शिमला समझौते की अपनी लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानियाँ है, लेकिन हम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल कुछ चुनिंदा बातें करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो इंदिरा गांधी के समय में ही 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया, और ये किया जाता है 18 मई 1974 को। एक और मील का पत्थर, एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो इनके समय में हुआ वो ये हुआ। फिर इसके बाद में देखें, एक तो 42 इनके समय में आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल, जो कब होता है 25 जून 1975, जो कि एक बहुत गलत निर्णय हम कह सकते हैं। इनके समय बहुत ज़्यादा एक तानाशाही रवैया अपनाया गया। 42वां संविधान संशोधन इन्हीं के समय में हुआ। 42वां संशोधन, जिसे संविधान अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 1976 में, वो भी इन्हीं के समय में हुआ। तो ये सब चीज़ें आप लिख लीजिए, ठीक है। भारत पाक युद्ध 1971 बांग्लादेश वाला, दूसरी बार आपातकाल ये लिख लीजिए। भारत सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय सैनिक संधि 1971 ये लिख लीजिए। शिमला समझौता 1972 इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 और आंतरिक शांति के आधार पर आपातकाल 25 जून 1971। अच्छा, एक बात और इंदिरा गांधी के बारे में समझना, आप एक लाइन और लिख लीजिए। 1977 में देखिए चुनाव हुए, और चुनाव में एक ऐसा पहली बार होता है कि देश का प्रधानमंत्री न केवल वो जो दल है वो सत्ता से बाहर निकलता है, विपक्ष में जाता है, अपने एक तरीके से खो देता है शासन, बल्कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सांसद के रूप में अपना चुनाव हार जाती है। देश में पहली बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति अपना चुनाव तक हार जाता है। तो ये पहली ऐसी प्रधानमंत्री जो अपना चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी के बाद में बनते हैं मोरारजी देसाई। और ये रहे 1977 से 1979। और मोरारजी देसाई देखें इनके समय में क्या क्या हुआ। मोरारजी देसाई पहली बात तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, लिख लीजिए इसको, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। दूसरी बात मोरारजी देसाई के समय कार्यकाल की एक ये भी है कि मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इससे पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और मुख्यमंत्री ये बंबई प्रांत के रहे थे। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इसके अलावा मोरारजी देसाई के कार्यकाल की अगर हम घटनाओं की बात करें तो ये समझिए कि मोरारजी देसाई असल में इन्होंने असली गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। इन्होंने कहा कि हम असली गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाएंगे, और असली गुटनिरपेक्षता का मतलब इसने कहा कि हमने, चूंकि 1971 में सोवियत संघ के साथ सैनिक संधि कर ली, तो हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति पे बड़ा क्वेश्चन मार्क वो लगा। तो इन्होंने कहा कि हम असल में असली गुटनिरपेक्षता की नीति के तहत क्या करेंगे, अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों में सुधार लाएंगे। तो हमारी विदेश नीति जो एक तरफ झुक गई थी सोवियत संघ के प्रति, हम दूसरी तरफ भी जब अमेरिका के साथ संबंध रखेंगे तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। इसको उन्होंने असली गुटनिरपेक्षता की नीति कहा। यह प्रश्न कई बार आता है
कि असली गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन रहे, तो उसमें मोरारजी देसाई। और यदि मोरारजी देसाई ऑप्शन में नहीं हो तो आपको ध्यान रखना है अटल बिहारी वाजपेयी करना है, क्योंकि इस समय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो चूंकि विदेशों से रिलेशन का ये बात है तो विदेश मंत्री का नाम फिर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल की घटनाओं में एक बात ये भी है कि ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल की है। चलिए, इन्होंने भारत रत्न का वितरण करना बंद कर दिया था, ये भी एक है। 1980 में इंदिरा गांधी ने वापस हालांकि शुरू कर दिए थे। मोरारजी देसाई के बाद में है चौधरी चरण सिंह। इन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद में 3 लोगों ने फिर से अपने दावे पेश किए नीलम संजीव रेड्डी के समक्ष कि हमें प्रधानमंत्री बनाया जाए। उनमें पहला दावा खुद मोरारजी देसाई ने पेश किया, दूसरा चौधरी चरण सिंह ने पेश किया और तीसरा जगजीवन राम ने पेश किया। लेकिन चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट किया कांग्रेस ने और उनके सपोर्ट से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। तो चौधरी चरण सिंह देखिए अगस्त 1979 में प्रधानमंत्री बनते हैं, जुलाई 1979 में, और ये प्रधानमंत्री रहते हैं जनवरी 1980, 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बन जाती है। तो ये कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। ये समझिए कि अगर कार्यवाहक प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए तो सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री, न्यूनतम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखें। फिर दूसरी बात और ये ध्यान रखें कि देश के ये प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया, जो लोकसभा में गए ही नहीं, जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। ये आपको 2 चीजें लिखनी है। ठीक है, फिर देखिए चौधरी चरण सिंह हट जाते हैं और फिर चुनाव होते हैं और अगली प्रधानमंत्री फिर बन के आती है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी 1980 से 1984 2 अलग अलग कार्यकाल में बनने वाली है पहली प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 अलग अलग कार्यकाल में 2 अलग अलग कार्यकाल में वो प्रधानमंत्री रही। ठीक है, नेहरू रहे वो, लेकिन वो एक साथ रहे थे, बीच में कोई गैप नहीं था। फिर इंदिरा गांधी की अगर और इस संदर्भ में बात की जाए तो 1984 में इनके समय में क्या हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्होंने चलाया पंजाब में आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध, और उसी के परिणाम स्वरूप नतीजा ये निकलता है कि इनकी हत्या कर दी जाती है। तो देश की ये पहली प्रधानमंत्री थी जिनकी हत्या कर दी गई, पद पे रहते हुए हत्या कर दी गई। ये ध्यान रखें आप, बल्कि 30 से ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, हत्या में तो पहली ऐसे प्रधानमंत्री। तो ये इंदिरा गांधी के संबंध में आप ये थोड़ा सा और कर सकते हैं। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल था, नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 17 साल था, इंदिरा गांधी का दूसरा लगभग दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल 15 वर्ष का था। तो ये भी आप लिख लीजिए, प्रथम प्रधानमंत्री जो 2 अलग अलग कार्यकाल में पद पर रही, और दूसरा ये लिख लीजिए कि 31 अक्टूबर 1984 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये लिख लीजिए, 31 अक्टूबर 1984 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और एक बात इसमें और लिख लीजिए, दूसरा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल 15 वर्ष, दूसरा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल 15 वर्ष। फिर देखिए अगले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, वो बनते हैं राजीव गांधी। अगले प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, और ये प्रधानमंत्री रहे 1984 से 1989। देश के सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं।
बड़ी बात ये रही कि 1985 में जब लोकसभा नहीं आई जनवरी, तो यहाँ पे जनवरी 1985 में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस को 415 सीटें मिलती हैं। टोटल सीटों में से 415 सीटें, अब तक का सबसे ज़्यादा बहुमत, किसी एक पार्टी को मिलने वाला सबसे ज़्यादा बहुमत। लगभग 80% सीटें अकेली कांग्रेस ने जीती, आज तक का रिकॉर्ड है। तो अब तक सबसे ज़्यादा प्रचंड बहुमत करने वाले प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं राजीव गांधी वो थे। राजीव गांधी के संबंध में और यूँ समझिए कि राजीव गांधी असल में पंचायती राज के आधुनिक जनक पिता कहा जाता है इनको। इन्होंने क्या कि एक संविधान संशोधन करके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश की। हालांकि ये बात अलग है, वो पारित नहीं हो पाया। बाद में पीवी नरसिम्हा राव के समय 1992 में 73वां संविधान संशोधन वो पारित हुआ था। इनके समय में एक तो 52वां संविधान संशोधन किया गया। अच्छा, 44वां मोरारजी देसाई के समय में था। ये प्रीट में प्रश्न पूछा भी गया था, 44वां संविधान संशोधन कौन से प्रधानमंत्री के समय, तो वो मोरारजी देसाई के समय। 42वां इंदिरा गांधी के समय, 52वां इनके समय और 61वां इनके समय। ये ध्यान रखें, 52वां तो हुआ 1985 में और 61वां हुआ 1989 में। इसमें तो दल बदल, मतलब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें मताधिकार की न्यूनतम आयु वो 21 वर्ष से घटाकर वो क्या कर दिया, 18 साल कर दिया गया। मूल संविधान में वोट देने की आयु 21 साल थी। ये 2-3 काम समझिए आप। इसके बाद में इनके कार्यकाल में राजीव गांधी की अगर हम बात करें तो राजीव गांधी के कार्यकाल असल में इनकी 1991 में जब मृत्यु कैसे हुई, 1989 तक रहे थे, फिर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। वो लोकसभा 1991 तक चली। 1991 में जब चुनाव होने वाले थे तो चुनावी रैली कर रहे थे वो तमिलनाडु के पेरम्बदूर शहर में। तो इस पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये पद पर नहीं थे उस समय, ये ध्यान रखें आप। तो राजीव गांधी में लिखे 1984 से 89 लिखें सर्वाधिक बहुमत प्राप्त करने वाले, सर्वाधिक प्रचंड बहुमत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री। कोष्टक में लिख लें 415 सीटें, सर्वाधिक प्रचंड बहुमत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री। उसकी वजह थी इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी ना, तो थोड़ा सिंपैथी वर्ड आ जाते हैं। फिर लिखे 52वां संविधान संशोधन 1985 और 61वां संविधान संशोधन 1989। दो अलग अलग लाइनों में लिख लीजिए। इसका संबंध दल बदल से, इसका संबंध 21 से 18 वर्ष करने से। केवल 2 संविधान संशोधन लिख लीजिए बस। फिर आगे लिखें 1991 में तमिलनाडु के पेरम्बदूर शहर में, 1991 में तमिलनाडु के पेरम्बदूर शहर में एक आत्मघाती हमले में इनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूँ समझिए कि इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री, जिनकी 1991 में और हत्या कर दी जाती है। 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। 1989 में ये प्रधानमंत्री चुनाव हुए फिर अगली लोकसभा के, और वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। 1989 से 1990 ये प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह। 1989 से 1990 वीपी सिंह देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ इनके विरुद्ध।
तो ये वीपी सिंह देश लिख लीजिए, इसमें प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये हट गए 1990 में। इनके बाद में अगले प्रधानमंत्री बनते हैं और वो बनते हैं चंद्रशेखर। कुछ समय के लिए रहे, 1990 में बनते हैं ये, नवंबर 1990 में, और 1991 में रहते हैं ये, जून 1991 तक। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखें, चंद्रशेखर के बाद अगले प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये 1991 से 1996। अगले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में समझना आप कुछ चीजें। पीवी नरसिम्हा राव एक तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, नियुक्ति के समय नहीं थे, बाद में वो लोकसभा के सदस्य बने। एक बात। दूसरी बात, इनके समय ही आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई 1991 में। आर्थिक उदारीकरण की नीति इनके समय में वो जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह, और आर्थिक उदारीकरण की नीति में मनमोहन सिंह की एक बड़ी भूमिका थी। वो नीति इनके समय अपनाई गई। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन वो इन्हीं के समय में पारित हुआ, 1992 पारित हुआ। वो 93 में, ध्यान रखना आप, ये खास बात ध्यान रखनी, ये प्रश्न पूछा भी गया है आपके। 74वां संविधान संशोधन 1992, ये भी इन्हीं के समय आया। ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, दोनों बहुत विशेष ध्यान रखें आप। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय ये कुछ विशेष घटनाएं जो इनके समय में घटी। फिर देखें आप, अगली बात करें हम, पीवी नरसिम्हा राव के बाद अगले प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और ये बनते हैं 1996 में। केवल 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। तो सबसे कम, एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री, वैसे एक व्यक्ति के रूप में देखें तब तो है चौधरी चरण सिंह, लेकिन एक कार्यकाल की बात करें तो एक कार्यकाल में, क्योंकि उसके बाद में तो अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 99 और 99 से 2004 तक रहे थे, लेकिन एक कार्यकाल की बात करें तो केवल 13 दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री रहे। तो एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री, ये लिखें आप, एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री। फिर अगले प्रधानमंत्री बनते हैं एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा, और एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री रहे 1996 से 1997। तो इसमें लिख सकते हैं दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जो नियुक्ति के समय संसद के सदस्य, संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, और बाद में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, वो राज्यसभा की। तो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, पहले इंदिरा गांधी थी, दूसरे ये थे। ठीक है, एच.डी. देवेगौड़ा ने ही क्या किया था, CTBT जो आई थी ना, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, CTBT पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया इन्होंने। भारत ने CTBT को स्वीकृति नहीं दी है। उस समय प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा थे, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, ये एच.डी. देवेगौड़ा। फिर अगले प्रधानमंत्री वो है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998। इंद्र कुमार गुजराल में यूं समझिए आप कि इंद्र कुमार गुजराल तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे। बस इतना सा इसमें याद रख लीजिए, ये तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से थे। फिर अगले प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी।
और ये बनते हैं 1998 में और रहते हैं 2004 तक। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की अगर हम कुछ बातें करें तो असल में इनके समय में 1998 में एक तो 5 परमाणु परीक्षण किए गए, और ये किए गए 11 मई और 13 मई 1998। एक बहुत बड़ी उपलब्धि 5 परमाणु परीक्षण। इससे पहले पोखरण में किया गया था 1974 में, 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के समय। फिर इसके अलावा अगर हम और बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की, तो इनके समय में देखिए 1999 में कारगिल संकट, वो 1999 में। फिर देखें संसद पर हमला, 2001, 13 दिसंबर 2001 को एक घटना हुई थी। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जो आधुनिक समय के लिए बहुत बड़ी क्रांति लेके आया, और वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इन्होंने एक इतनी शानदार योजना शुरू की थी, ग्राम सड़क योजना, इन्हीं के समय शुरू की गई, जिसने गांव की एकदम काया पलट कर दी, गांव की कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे दूरी बहुत कम हो गई एक तरीके से, और ग्रामीण विकास में इस योजना का एक बहुत अहम योगदान रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद देखें अगले इनके समय में संविधान संशोधनों की बात कर लेते हैं। बहुत सारे संविधान संशोधन इनके समय हुए, और उन संविधान संशोधनों में से एक जो ज़्यादा विशेष संविधान संशोधन है, एक तो है 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें शिक्षा का अधिकार, आप जानते हैं आर्टिकल 21 के, वो शामिल किया गया, शिक्षा का अधिकार। ठीक है। इसके अलावा और एक संविधान संशोधन और बात करें तो 91वां संविधान संशोधन, जिसमें दल बदल के प्रावधानों को कठोर किया गया और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को वो निर्धारित किया गया, एक 91वां संविधान संशोधन। तो ये 2 संविधान संशोधन तो मोटे तौर पे बहुत फेमस संविधान संशोधन है, इनको याद रखें आप। फिर देखें अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में अगले प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। पहले वित्त मंत्री रह चुके थे, यहां प्रधानमंत्री बने। अच्छा, उसमें हमने 2004 लिख लिया था क्या 98 से? हाँ ठीक है, 2004 से 2014 मनमोहन सिंह, ये तीसरा सबसे लंबा कार्यकाल। लगभग 10 वर्ष, तीसरा सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। इनके समय में अगर हम कुछ घटनाओं की बात करें तो एक तो देखिए इनके समय में एक तो नरेगा योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। एक 2006 में चली है, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से शुरू होती है, आप जानते हैं। फिर 2008 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया, 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। फिर इसके अलावा इन्हीं के समय में 2006 में भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ, 123 समझौता, परमाणु एसेनिक समझौता जिसको कह सकते हैं। खैर आपके लिए कोई ज़्यादा विशेष इतना नहीं है। एक सूचना का अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको आप एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है ये, जिसको आप असल में RTI एक्ट कहते हैं। वो एक्ट आता है 2005 में, इन्हीं के समय में। इन्हीं के समय में एक एक्ट और आता है, और वो आता है RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, वो भी इन्हीं के समय में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इनके समय में ये घटी। फिर देखें आगे अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी 2014 से निरंतर, पहले 2019 और 19 में फिर चुनाव जीता और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी में अगर हम बात करें तो समझिए इनके समय की कुछ चीज़ों को। एक तो इनके समय में पहले पड़ोस की नीति एक बहुत महत्वपूर्ण नीति, जिसमें उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में अब पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया। पहले पड़ोस की नीति, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात आप यूं समझिए कि इन्होंने क्या किया कि योजना आयोग जो चला आ रहा था 1951 से, उस योजना आयोग को तो क्या कर दिया, समाप्त किया, और इसके स्थान पे नीति आयोग इसको स्थापित किया 1 जनवरी 2015 से। ये नीति आयोग अस्तित्व में है। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग 2015 में इन्होंने शुरू की। फिर इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण हुआ, आप जानते हैं वो तो 1000 और 500 के नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया। विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, वो इनके समय में एक बहुत महत्वपूर्ण वो जो एक काम किया गया, एक वो है। तो ये कुछ चीज़ें। इसके अलावा देखें इन्हीं के समय में 99वां संविधान संशोधन, जिसे कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश के साथ क्या किया गया, सीमा थी उसमें और संशोधन किया गया, 100वां संविधान संशोधन। इसके अलावा एक और संविधान संशोधन की बात करें तो 101वां संशोधन जीएसटी वाला, ये भी इन्हीं के समय में किया गया। फिर 101वां ये 2 संशोधन थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। फिर इसके अलावा अगर इनके कार्यकाल की हम बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो पिछले दिनों में किया गया, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 उसका दर्जा जो जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जे का उसमें जिक्र था, उसे समाप्त किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो इनके कार्यकाल में ये किया गया। तो ये और आप लिख सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी में आप ये सब लिख लीजिए, पहले पड़ोस की नीति, फिर बाद में योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, फिर विमुद्रीकरण आप जानते हैं 2016 में हुआ था, 9 नवंबर 2016, फिर 100वां संविधान संशोधन और 101वां संविधान संशोधन। अच्छा, 100वें संविधान संशोधन का संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा निर्धारण, 101वें संविधान संशोधन का संबंध जीएसटी, और फिर अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। ये देश के अब तक के प्रधानमंत्रियों के बारे में हमने चर्चा की। तो ये प्रधानमंत्री का ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम भारत की संसद के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक थोड़ी सी बात यहाँ पे और मैं समझता हूँ कर लेनी चाहिए हमें। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो पूर्व में किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, ये बाई चांस पूछा जा सकता है। तो एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री तो थे मोरारजी देसाई, और वो बंबई प्रांत के में उस समय क्या था, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों, आजकल का महाराष्ट्र जिसे आप कहते हैं, उस समय बंबई प्रांत में महाराष्ट्र भी था और गुजरात भी था। 1960 में गुजरात अलग हो गया तो इसका नाम महाराष्ट्र पड़ गया, उसका नाम गुजरात हो गया। फिर दूसरे चौधरी चरण सिंह, जो कहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये थे उत्तर प्रदेश के। फिर तीसरे वो थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के।
फिर चौथे पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। ठीक है। फिर एक और हमारे यहाँ के ऐसे प्रधानमंत्री जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे वो थे HD देवेगौड़ा, और ये कहाँ के थे? कर्नाटक के। फिर नरेंद्र मोदी, और ये कहाँ के मुख्यमंत्री रहे? गुजरात के। तो आप इसको लिख लीजिए। तो देखिए प्रधानमंत्री का टॉपिक ये पूरा हुआ। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं संसद के टॉपिक में। तब तक के लिए अलविदा देता हूँ। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।